हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णात्र क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अपने वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस जे माइनस के एंड b इज इक्वल टू i माइनस के। दो वेक्टर दे रखे हैं, इसके बीच का मुझे एंगल निकालना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मुझे एंगल निकालना है, तो दो तरीके हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कर सकते हैं, या a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल हमसे फाइंड करवाएगा तो हम डॉट प्रोडक्ट से करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा रिजल्ट में मौजूद रहता है, तो उसको हम फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते। लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो खत्म हो जाता है, जो अभी हम देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, मतलब ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये ए और बी क्या है, इसके मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो हमने पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जो कि क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया √6। सिमिलरली हमने मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर बी का, √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया √2। अब जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ इस जगह की कर रहा था। जब a डॉट बी हम यहाँ करते हैं तो a की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस के और b है i माइनस के। ए क्रॉस बी जब करूंगा, अगर ए क्रॉस बी करता तो यहाँ पे आपके यूनिट वेक्टर खत्म नहीं होते हैं, मौजूद रहते हैं रिजल्ट में भी। लेकिन जब मैं यहाँ करूंगा तो हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 हो जाता है, उसी का उसी के साथ 2 का, इस वाले 2 का इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2। जे वाला यहाँ पे है नहीं तो 0 हो गया, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट में डाउट है तो मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हो, वहां पर जहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझाया है, बताया है, वहां आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर है हमारा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। तो ए डॉट बी हमारा 3 आ गया, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ए डॉट बी की जगह 3 आ गया, ए की वैल्यू √6 है, बी की वैल्यू √2 है, कॉस थीटा यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे, ये आपका एंगल आ जाएगा थीटा 30 डिग्री। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल, फिर से एंगल का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, हमें फोर्स के वेन है 3i प्लस 4j माइनस 5 के एंड डिस्प्लेसमेंट 5i प्लस 4j प्लस 3 के। यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, हमें एंगल निकालना है, तो वही आप करोगे, f डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। मैग्नीट्यूड निकालो f का, मैग्नीट्यूड निकालो d का, और f डॉट डी कर दो, वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहां तक आप इसको कर लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। आगे बोल रहा है आल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, f का प्रोजेक्शन d पर निकालना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कैसे निकाल देते हैं हम, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब f का निकालना है, यहां पर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, जिस पर निकालना है, मतलब d के साथ, क्योंकि d पर निकालना है, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस पर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या, मॉड d। तो ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका, f का d पर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d हो जाएगा।
एफ डॉट डी हमारा 16 आ रहा है। अब जब आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे ना, इसका पहला पार्ट, तो एफ डॉट डी वहां से आपका 16 आएगा। मॉड डी आपका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √50। इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा एफ ऑन डी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि मुझे प्रोजेक्शन निकालना है एफ का डी पर। दोनों की फिगर कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, ये एफ है, ये डी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। थीटा हो गया जी, ये एंगल हो गया थीटा। अब मुझे एफ का प्रोजेक्शन निकालना है डी पर। तो अगर मैं एफ का प्रोजेक्शन डी पर निकाल रहा हूं, मतलब एफ का कंपोनेंट डी के अलोंग कितना होगा, एफ का कंपोनेंट डी के अलोंग एफ कॉस थीटा होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, एफ कॉस थीटा, एफ की जगह एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 8/25 आ रही है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहां से भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इसमें प्रोजेक्शन फाइंड करने के। ठीक, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j along the direction of vector i + j and i - j। कंपोनेंट निकालना है या बोलो कि प्रोजेक्शन निकालना है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। किसके अलोंग, हमारे दो वेक्टर हैं, i + j के अलोंग निकालना है और एक बार i - j के अलोंग निकालना है। तो जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अब यहां आप cos थीटा नहीं लगाओगे। अब आप ये मत कहना कि सर i + j, मान लो ये वाला वेक्टर है और ये a वेक्टर है, इसके अलोंग ये a cos थीटा हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो रादर देन डूइंग दिस वी कैन फाइंड द प्रोजेक्शन डायरेक्टली। कैसे, जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसका, ध्यान से सुनना, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, जिस पर निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है या जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है। और डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा आपका उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जिस पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। ये चीज भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में समझा रखा है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वही करा है, कंपोनेंट निकालना है पहले ए का, या i + j के अलोंग। तो ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i + j के संग करूंगा, देखो ये कर दिया। और डिवाइड किसके मैग्नीट्यूड से करूंगा, जिसके अलोंग निकालना है। किसके अलोंग निकालना है, i + j के, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका √2। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है ए का, किसके अलोंग, i - j के अलोंग, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग निकालना है, मतलब i - j। देखो वही करा है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, यहाँ कंपोनेंट वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ 2i, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है, वो हमें फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a 2i - 6j - 3k एंड वेक्टर b 4i + 3j - k। दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन इनका नहीं, इसके रिजल्टेंट के जो पैरेलल होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2i + 4j 6i हो जाएगा, -6j + 3j -3j हो गया, -3k -4k -4k हो गया। ये आपका आ गया रिजल्टेंट। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये इसको हमने मान लिया वेक्टर c, ये वेक्टर c हो गया आपका। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो हम क्या करेंगे, अब यूनिट वेक्टर निकाल देंगे c वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि a कैप यूनिट वेक्टर मान लिया हमने। ठीक है, तो मैं आपका वेक्टर डिवाइड बाई उसके मैग्नीट्यूड का उससे डिवाइड, तो आपका ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आपको कितना आया वेक्टर, 6i - 3j - 4k, उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक,
आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। 3 वेक्टर हैं, ठीक, और किस तरीके से है कि जो वेक्टर ए है वो बराबर है बी प्लस सी वेक्टर के। मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, ये इसका इन दोनों का रिजल्टेंट ए आ रहा है। इनके मैग्नीट्यूड हमें दे रखे हैं 5, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मुझे निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। मुझे वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल निकालना है। अब वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल कब निकल सकता है? जब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो। अब फिलहाल क्या रिलेशन हमें गिवन है कि जो मेरा ए वेक्टर है वो बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ठीक। अगर मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिख दूं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, कोई दिक्कत होगी इसमें? मतलब इस सी को उठा के यहां ले जा रहा हूं, माइनस कर दिया। अब आओ थ्योरी पे, अगर याद हो तो कुछ याद है या नहीं? जब मैं 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट कितना आता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, याद है? और ये मैंने ये भी बताया था कि ये माइनस आया कहां से। तो ये चीज हम लोगों की क्लियर हो चुकी है जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो मैंने ये बताया था कि ये माइनस आया कहां से। सिमिलरली वही तो चीज हो रही है, आपका ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर आ चुका है ये, तो इसका रिजल्टेंट बी है। तो बी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, ए का 5 है, सी का 3 है। सारी वैल्यू पुट कर दो, आप इसको सॉल्व करोगे, आपका कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं वेक्टर से रिलेटेड। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं वो आपने देखा होगा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ, और क्रॉस प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करना शुरू करते हैं। देखो पहला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस 4j प्लस 5 के, और बी वेक्टर माइनस 2i प्लस j माइनस 3 के। हमसे इसमें स्केलर और वेक्टर दोनों ही प्रोडक्ट वो पूछ रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो हमें निकालना था, डॉट प्रोडक्ट करना है सीधे। 3i माइनस 4j प्लस 5 के डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस 3 के। आई का आई से करोगे तो माइनस 6 आ गया, जे का जे से करोगे तो माइनस 4, और 5 के का के से करोगे तो माइनस 15, तो ये हो गया माइनस 25। देखो अगर किसी को कोई भी डाउट है लास्ट लेक्चर देख लेना, थ्योरी में सब बता चुका हूं। स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा ये आपके स्केलर प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी, ऊपर लिख लो आई जे के, अब इनके वैल्यूज लिख लो, तो 3 माइनस 4 5, ठीक। इसी तरीके से माइनस 2 1 माइनस 3। अब सॉल्व करने का क्या बताया था, देखो आई को निकालना है तो आई को ही छिपा लो, तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, और 1 इंटू 5 5 होगा, तो 12 माइनस 5, और माइनस यहां आता ही है बीच में। फिर मैंने बताया था जे वाले के संग माइनस हम लिखेंगे बाहर ही, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया, जे को छुपाया। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, तो माइनस 9 ये माइनस आता ही है, और माइनस 10 ये आपका अंदर आ गया। प्लस के वाला निकालना है, के को छुपा लो, 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8, तो 3 माइनस 8 आपका ये हो गया। ये माइनस तो आएगा ही बीच में, और जे वाले के संग यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी आएगा, अंदर भी आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 7i, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 बचेगा, बाहर माइनस है ही तो माइनस जे, और ये माइनस 5 के, तो ये आपका हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर की लिंक डाल दूंगा, लास्ट लेक्चर्स की, जो जिसमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वहां आप उसको देखना, ठीक है। तभी इस लेक्चर पर
इस लेक्चर को फिर करना दोबारा, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। अब देखो यहां आता है कंसेप्ट। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो और वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कंसेप्ट एक और भी था जो हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के टाइम पे पढ़ा था, और मैं उसको दोबारा बता रहा हूं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आता है, मानो वो सी वेक्टर है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे डायरेक्शन जो होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों के। अब वो कौन होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो वही वेक्टर होगा जो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करके मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी कर दिया, आई जे के, और यहाँ 1 -2 1 -3 4 और 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर करा था, आई निकालना, आई को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 × 1 -2, 4 × 1 4, तो -2 -4 हो जाएगा, माइनस बीच में यहाँ पे आएगा ही। और मैंने बोला जे वाले के संग यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया पहले, फिर जे वाले को छुपा लो, 1 × 1 1, -3 × 1 -3, तो 1 -3, और देखो एक माइनस पहले से ही यहाँ पे आता ही है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 हो गया। जे वाला निकाल लो, 1 × 4 4, -3 × -2 6, यानी कि 4 - 6। इसको सॉल्व कर दो, सी वेक्टर आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी आपका सी वेक्टर आया है। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका निकालेंगे, सी का यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो वेक्टर सी हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले भी बताया था, दोबारा बताते हैं, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी पूरा लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलने से पहले कुछ कंडीशंस जो हम एक बार देख लेते हैं। एक तो आता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आपका बी क्रॉस सी, मतलब 3 वेक्टर है आपके पास, ए बी एंड सी, 3 वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम बी क्रॉस सी कर दें, कर सकते हैं, कोई मना तो नहीं है, और फिर इसका जो तीसरा वेक्टर बचा उसका इसके साथ जो रिजल्टेंट आया बी क्रॉस सी, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो ये चीज आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। अब ये चीज का क्या यूज है, क्यों सर आप यहां बता रहे हो, तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंडीशन है आपकी कोप्लेनरिटी की। कोप्लेनर मेरे वेक्टर तभी कहलाते हैं जब मेरी ये 3 चीज, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरा 0 के बराबर आ जाए। अब कैसे, हम कैसे मान लें, तो समझो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहले लेक्चर में बताया था और नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कोप्लेनर मतलब वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे तीनों वेक्टर एक प्लेन में है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 3 वेक्टर मान लिया, रेड वेक्टर, ब्लू वेक्टर एंड ब्लैक वेक्टर। ये फिलहाल एक तीनों प्लेन में है, लेकिन मैं चेक कैसे करूंगा इसको, तो मैं इसको ऐसे चेक कर सकता हूं कि मान लो कि मैंने किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, किन्हीं भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, कोई भी 2 वेक्टर उठा लो इन तीनों में से, कोई भी 2, मान लो मैंने उठा लिया रेड और ब्लू, इन दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो जैसा हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर आता है, मतलब ऐसे होगा। रेड वेक्टर ब्लू वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, मतलब जिस प्लेन में ये लाई कर रहे होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो।
ठीक, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया बाबू, रेड पेन का और ब्लू पेन का, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब जो तीसरा वेक्टर है मतलब ब्लैक वेक्टर, उसका अगर मैं इसके साथ रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो कितना आएगा, कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट? सिंपल सी बात है, अगर ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ब्लैक और सॉरी रेड और ब्लू वाले के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर तो इसके भी होगा, ब्लैक वाले के भी, अगर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो यही कंडीशन हम यहां लगा रहे हैं। देखो, दो प्रोडक्ट, मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया मतलब बी क्रॉस सी जो आया, उसका मैंने तीसरे वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। और डॉट प्रोडक्ट मेरा जीरो कब होता है? तभी होता है जब मेरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। और ये परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब मेरे तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हो। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? कंफ्यूजन हो सकता है हो रहा हो, दोबारा सुनना इस चीज को। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, और मुझे क्या फाइंड करना है कि मेरे तीनों वेक्टर एक प्लेन में है या नहीं है। तो वो तभी हो सकता है जब इनका जो रिजल्टेंट आए ना बी क्रॉस सी का, उसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर के संग जो इस प्लेन में मौजूद है वो जीरो हो। ठीक, और अगर वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कोप्लेनरिटी कंडीशन है, इसलिए बता दिया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, तो देखो नहीं आएगा, पर वैसे पूछ सकता है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि कहीं तुम्हें एप्लीकेशन मिल जाए इसकी, इसका यूज करने को मिल जाए, तो इसलिए कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। तो सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे करने वाले हैं। शो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर दे रखे हैं और ये आपस में कोप्लेनर है या नहीं है, ये मुझे बताना है। तुम कोई भी दो वेक्टर उठा सकते हो, क्योंकि नाम इसमें दे रखे हैं ए बी सी, तो मैं सीधे सीधे कर रहा हूं। मैंने बी क्रॉस सी निकालूंगा पहले, फिर बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा ए के साथ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। बी क्रॉस सी निकालो पहले, तो आई जे के, बी की वैल्यू -2, 3, -4, सी की वैल्यू 1, -3, 5। ठीक, अब इतना तो आप लोग काबिल हो गए होंगे अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो तो, कि आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसको निकाल लोगे, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, ये बिल्कुल डायरेक्ट मारा है मैंने, चीटिंग नहीं करी है, सॉल्व करा। डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको। कैसे करोगे देखो एक बार देख लेते हैं। आई निकालना है ना, 5 × 3 15, 15 - 12, 3 आ गया। इसको छुपाओ, -10 + 4, -6 आएगा, और एक माइनस पहले से ही होगा तो प्लस आ गया, 6J। सिमिलरली 6 - 3, 3 आ गया, 3 क्या आ गया। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो एक स्टेप में भी हो जाएगा। अब इसका जो आया रिजल्ट, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा किसके साथ? ए के साथ। तो ये हमने निकाल दिया। ए की वैल्यू है i -2 + 3 के, और बी क्रॉस सी की वैल्यू है 3i + 6j + 3 के। 1 × 3 3, 6 × -2 -12, 3 × 3 9। ये सॉल्व कर रहे हो, 9 आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है। 0 आ गया, मतलब ये आपके जो तीन वेक्टर के बिना कोप्लेनर है। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही मेरी तरफ से आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाते रहेंगे जैसे जैसे हम 11th के सिलेबस में आगे चलेंगे। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स में इसके कंसेप्ट आएंगे, वहां हम लोग सीखेंगे और एप्लीकेशंस आएंगे एक्चुअली। तो इसलिए ही मैंने वेक्टर पहले करवाया था तुम लोगों को। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। मैं लास्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं अपनी थ्योरी पे चलूंगा दोबारा से, और मैंने तुम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? बताया था A क्रॉस B एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और अगर मैं इसका आधा कर दूं तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है। ये चीज बता चुके हैं, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे लास्ट लेक्चर्स देख सकता है, सारी थ्योरी बेस है। ठीक, चलिए, तो हमें वेक्टर, देखो ये एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था
जिसमें 4 लाइनें दे रखी थी उसने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कि इट इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशंस इन ज्योमेट्री। बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये उसने इतनी लाइन दे रखी थी। फिर उसने वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हमें दे रखा था 3i - 4j + k 5i - 6j + 6k। तो एक फिगर हमें गिवन थी जिसमें वेक्टर ए यहाँ से ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी ऐसे जा रहा है और इसका रिजल्टेंट जो है वो ये है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था सबसे पहले। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, कुल मिला के A क्रॉस B तो आपको निकालना ही होगा। तो हम सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। i j k, A की वैल्यू 3 - 4 1 और 5 B की वैल्यू 5 - 6 + 6 करो। i निकालोगे तो -4 × 6 -24 -24 + 6 कितना हो गया -18i। सिमिलरली i का करोगे तो 18 - 5 13 और -साइन बाहर होगा पहले से तो -13j। k निकालोगे तो -18 + 20 कितना हो गया 2k, तो 2k आ गया। ये आ गई A क्रॉस B की वैल्यू। फिर हमें पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, तो हाफ कर दो इसका, हाफ A क्रॉस B। इसका हाफ करोगे तो -9i -13/2 + k, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे इसकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। द वेक्टर ऑफ PQ कैन बी रिटन एज। हम PQ को कैसे लिख सकते हैं? PQ क्या है भैया? ये वाला है। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। देखो इसको ये मत समझना, यह डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ये ऐसे है, ये वेक्टर A गिवन है, ये वेक्टर B गिवन है, ठीक। और जो रिजल्टेंट है तीसरा वो ऐसे जा रहा है, ये है PQ आपका। अब PQ को ही पूछ रहा है कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था फर्स्ट वेक्टर को हम जोड़ेंगे सेकंड वेक्टर की टेल से, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की हेड से मिलेगा। ये कई बार बताया है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां तुम आप इसको PQ को डायरेक्ट रिजल्टेंट घोषित मत कर देना कि ये रिजल्टेंट हो गया और A + B कर दो, नहीं, टेल हेड वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ टेल कहाँ आ रही है? देखो ये तो दोनों की टेल टेल जॉइन है, वेक्टर A और वेक्टर B की। तो तुम ऐसे देखो कि वेक्टर A ऐसे जा रहा है, ठीक, वेक्टर A ऐसे जा रहा है, वेक्टर A के हेड से PQ जो वेक्टर है उसकी टेल जॉइन है, ठीक, तो ये ऐसे जा रहा है। और जो आपका वेक्टर B है वो कहाँ से निकल रहा है? वेक्टर A की टेल से वेक्टर PQ के हेड तक जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। यहां मेरा B वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है। इसका मतलब मैं B वेक्टर को कैसे लिखूंगा? वेक्टर A + PQ वेक्टर। अब वो मुझसे PQ की वैल्यू पूछ रहा है, तो PQ मेरा कितना हो जाएगा? B वेक्टर - A वेक्टर। बस इस A को उठा के इधर ले जाओ, मतलब B में से मैं A को माइनस कर दूं, तो 3 - 5 - 3 2 -6, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी -2 और ये 5, यही आंसर आ रहा होगा आपका 2i - 2j + 5k। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका थोड़ा हेड टेल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आज आपका वेक्टर कंप्लीटली फिनिश हम कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस भी देखे हैं, थ्योरी भी देखी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना और लास्ट लेक्चर्स को देख लेना, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर एकेडमिक, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। और घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।